शादी की रात मेरी दुल्हन भाग गई। रिश्तेदारों में मेरा मजाक न हो इसलिए माँ ने मेरी शादी अपनी सहेली की बेटी से करा दी। लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वह अभी छोटी बच्ची थी। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि शादी की पहली रात पति पत्नी क्या करते हैं। अभी मैं सोच रहा था कि उसने अचानक मेरे साथ। मैं घर में सबसे छोटा था। मेरे से बड़े भाई बहन थे। वह सब शादीशुदा थे। मैं सबका लाडला था। ज़्यादातर ऐसा होता था कि मेरे मुंह से बात निकली नहीं कि पूरी भी हो जाती थी। हमारे घर में सब एक दूसरे का ख्याल रखते और इज्जत करते थे और एक दूसरे के काम आते थे। सब लोग एक साथ बहुत ही ज़्यादा खुशी से रहते थे। माँ जरा पुराने ख्यालात की थी। अपने खानदान और आस पड़ोस की बातों को अहमियत देने वाली थी। वो हमेशा हर काम में लोगों की सोच को अहमियत देती थी कि लोग क्या कहेंगे। उनका इस बात से ही सोच सोचकर बुरा हाल रहता था। माँ को इतनी परवाह नहीं थी हमारी जितनी लोगों की होती थी कि लोग क्या कहेंगे। पापा कहते थे, अरे भाई कहने दो, जो लोग कहते हैं, किस बात की इतनी फिक्र है। लोग भले कुछ सोचते भी ना हो। मगर माँ हमेशा वही बात बोलती रहती। मैं जिस मोहल्ले में रहता था, पूर्णिमा भी उसी मोहल्ले में रहती थी। वह जब भी कॉलेज जाती थी, रास्ते में आते जाते मैं उसे देखता तो मुश्किल से ही दिल को संभाल पाता था। मगर उम्र का तकाजा ऐसा ही होता है कि जिंदगी में कोई शख्स कब पसंद आ जाए पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसा ही हाल मेरा हुआ था। वह इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसे एक नज़र देखता तो दोबारा देखने की ख्वाहिश करे। वह किसी परी से कम नहीं थी। खूबसूरती में मिसाल थी। मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। एक दिन पूर्णिमा कॉलेज के लिए निकली तो रास्ते में ही मैंने उसे रोक लिया। सोचा कि उससे बात करके देखता हूँ कि क्या कहती है। मेरी इस हरकत से वह बहुत घबरा गई तो मेरी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी घबराहट देखकर उल्टा मुझे शर्मिंदगी होने लगी। बिना वजह मेरे कारण वह कितनी परेशान हो गई थी। एक दिन मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। इधर माँ मुझे नौकरी तलाश करने के लिए रोज बोला करती थी। वह एक ही रट लगाई थी कि जल्दी नौकरी तलाश करो ताकि वह मेरे सर पर सेहरा सजा सके। मैं अभी यह सब नहीं चाहता था। सब दोस्त कहते थे कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मगर शादी करनी तो जरूरी होती है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। कुछ यह भी ख्याल था कि पूर्णिमा की पढ़ाई भी पूरी हो जाए तो माँ को अपनी पसंद बताकर उसका हाथ मांग लूँगा। अभी माँ को बताने की ज़रूरत नहीं थी। मैं रोज़ फाइल उठाता और अलग अलग कंपनियों में किस्मत आजमाने चला जाता। उन जगहों पर मेरे जैसे और भी लोग अपने खूबसूरत ख्वाब सजाए बैठे थे। इतने सारे लोगों में से किसी एक को नौकरी मिल जाती और वह खुशी खुशी वापस चला जाता और बाकी सब मुंह लटकाए अपनी फाइल बगल में दबाए किसी और जगह किस्मत आजमाने निकल जाते थे। यह तो रोज का मामला बन चुका था। अपनी फाइल लिए कई घंटे तक कंपनी में खड़े होना, अपनी बारी का इंतजार करना और फिर फाइल उठाकर वापस मुंह लटकाए घर आ जाना। ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता था, बल्कि वहाँ बहुत लोग ऐसे थे जो अपनी किस्मत आजमाने आते थे और इसी तरह वापस चले जाते थे। बस जिसको नौकरी मिलती वही खुश होकर वहां से निकलता था। मैं भी पूर्णिमा को आते जाते देखता और ठंडी आहें भरता कि कब मुझे नौकरी मिले और कब मैं माँ को अपने रिश्ते के लिए पूर्णिमा के घर भेजूं। मेरे घर से 2-4 घर छोड़कर पूर्णिमा के घर के करीब मोहल्ले का मेरा एक दोस्त रहता था। ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, बस कभी कभी क्रिकेट टीम में होने की वजह से बातचीत थी। अच्छी शक्ल सूरत का था और वह आजकल नौकरी की तलाश में था। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। मैंने अक्सर नोट किया कि वह भी पूर्णिमा को ऐसी नज़र से देखता है जिस नज़र से मैं उसको देखा करता था। हो सकता है कि यह मेरा वहम हो या फिर वैसे भी सब लड़कों की आदत होती है। वह अक्सर यही सोचता है कि लड़के तो आते जाते तकरीबन हर लड़की को देखते हैं। यकीनन वह भी ऐसे ही देखता होगा। मगर एक दिन मैंने महसूस किया कि जब पूर्णिमा वहां से गुजरती है तो वह लड़का उसे देखता था तो पूर्णिमा भी उसे मुस्कुराकर देखती थी। एक दो बार तो मैंने ऐसे ही नोटिस किया। फिर इसके बाद मैंने ध्यान से देखना शुरू किया तो वाकई दोनों की आंखें चार होती थी। दोनों मुस्कुराते और एक दूसरे की तरफ प्यार से देखते थे। मेरे लिए यह बहुत तकलीफ की बात थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं था। बस घर जाकर जलता रहता था और प्लानिंग करता कि किस तरह पूर्णिमा को अपनी हालत के बारे में बताऊं
और उस लड़के से पीछा छुड़ाऊं। मुझे कोई तरीका समझ में नहीं आता था। एक तो नौकरी का मसला और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत जो मुझसे दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? रात दिन मैं अपने सोचों से परेशान रहने लगा। अब घर वाले भी मुझसे परेशान रहने लगे थे कि आखिर बात क्या है। वह मुझसे अक्सर पूछते कि क्यों तुम इतने परेशान रहते हो। मैं टाल देता, बस नौकरी का कहकर चुप हो जाता था। जॉब नहीं मिल रही है इसलिए परेशान हूँ। हालांकि मुझे दूसरी परेशानी भी थी जो मैं भी बताना नहीं चाहता था, मगर कब तक। आखिर एक दिन भाभी मेरे कमरे में आई और उन्होंने दिलासा दिया और मुझे दिल की बात कहने पर मजबूर कर दिया। और मैंने भी उन्हें खुलकर पूर्णिमा के बारे में बता दिया और अपनी पसंद का इजहार कर दिया। फिर नौकरी की परेशानी का बताया। भाभी ने मुझे हौसला दिया कि परेशान मत हो, जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे कि तुम्हारा रिश्ता उसके घर लेकर जाएंगे। उन्होंने मुझे यह भी दिलासा दिया कि मैं उनके घर जाकर यह बताऊंगी कि हम यहाँ रिश्ता करना चाहते हैं। उन्होंने तसल्ली दी तो मुझे काफ़ी हौसला मिला। एक तरफ का मामला तो ठीक हुआ। मैं अब पूरी लगन से नौकरी की तलाश में निकलता था। जहाँ कोई बताता मैं उधर ही नौकरी के लिए चला जाता था। बहुत मुश्किलों से एक जगह मुझे नौकरी मिल गई। अच्छी जॉब थी, मुझे कुछ सुकून मिला। घर वाले बहुत खुश हुए। मैं अपनी खुशी में पूर्णिमा को भी शामिल करना चाहता था। मैंने सोचा कि शाम को भाभी को कहूँगा कि मेरे साथ उसके घर चले, पूर्णिमा और उसकी माँ को यह खुशखबरी दे। मैंने भाभी से बात की। पहले तो उन्होंने इनकार किया, फिर मेरे बार बार कहने पर वह मान गई। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपनी छत पर चला गया और पूर्णिमा के घर तक झांकने का मेरा दिल कर रहा था। इसी दौरान मेरी नज़र सामने वाले घर की छत पर खड़े उस लड़के पर पड़ी जो मेरी पूर्णिमा के साथ मिलता था। मेरी सारी खुशियां वही खत्म हो गई। मेरी आंखों में नफरत और दिमाग में गुस्से की आंधियां चलने लगी, क्योंकि वह पूरे ध्यान से पूर्णिमा से इशारों में बातें कर रहा था। पूर्णिमा अपनी छत पर खड़ी थी। मेरा हाथ खुद ब खुद मुट्ठी में बंध चुका था। मैं अपने इस व्यवहार पर खुद भी हैरान हुआ। इतने में पूर्णिमा की नज़र मुझ पर पड़ गई और वह जल्दी से कमरे में चली गई। मैं नफरत से उस लड़के को घूरने लगा। दिल ही दिल में आया कि अगर वह मेरे सामने आ गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं फिर सोचने लगा, अब क्या करूं? इससे पहले पानी सर से ऊपर हो जाए, मुझे कुछ कदम उठाना होगा। मैं गुस्से में हाथ मारने लगा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मैं यही सोचते हुए नीचे आ गया। सबने मिलकर खाना खाया। फिर मैंने भाभी को सारी बात बताई कि अब वह माँ से कहे, उनसे बात करे और उन्हें राजी करे। मैं जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता हूँ। भाभी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि आज ही माँ को मेरी पसंद बताएगी और जल्दी ही कोई हल निकालेगी इस बात का। भाभी ने यह भी कहा कि खुद को ठंडा रखो, उस लड़के को इग्नोर करो। मैंने ऐसा ही करने की हामी भरी, मगर मैं अंदर ही अंदर डर रहा था कि कहीं वह लड़का मेरी पूर्णिमा को लेकर न भाग जाए। फिर मेरी फिक्र देखकर भाभी ने माँ को सारी बात बताई। पहले तो माँ ने इनकार किया कि अभी नहीं, अभी तो नौकरी लगी ही है, मगर भाभी ने माँ को मना लिया। शाम हुई तो माँ और भाभी मेरा रिश्ता लेकर उसके घर गई। वो लोग जब तक उसके घर में रहे, मैं बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था और दिल ही दिल में दुआ करता रहा कि ऊपर वाला करे कि उसकी माँ फौरन मान जाए, कोई परेशानी ना हो। 2-3 घंटे बाद वह दोनों वापस आ गए। मैं जल्दी से उनके सामने गया। मुझे लगा वो लोग कोई खुशखबरी देंगे, पर वह दोनों मेरी तरफ एक नज़र देखकर अंदर चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कई तरह के ख्याल दिमाग में आए और परेशान करने लगे। यानी कि बात नहीं बनी। मैं सोचता हुआ उनके पीछे कमरे में चला गया और माँ भाभी के पास बैठकर उनकी तरफ गौर से देखने लगा। वह दोनों पहले मुंह नीचे करके बैठी रही, फिर मेरी तरफ देखा। उनकी हंसी निकल गई। मैं हैरान और परेशान उनको देखता रह गया। फिर उन्होंने मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे बताया कि उन्होंने हाँ कर दी है। पूर्णिमा की माँ को इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं है। मैं वाकई में खुशी से चहक उठा था। माँ भाभी कहने लगी, अब खुश हो जा, तुम्हारा काम बन गया है। इतने में बाकी घर वाले भी आ गए। सबने मुझे मुबारकबाद दी और खूब परेशान किया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं खुश कैसे ना होता। मेरी पसंद, मेरी मोहब्बत मुझे मिलने वाली थी। पर दिल में यह ख्याल भी था कि कहीं पूर्णिमा को तो ऐतराज नहीं होगा। मैंने चुपके से भाभी से पूछ लिया कि उसकी माँ ने अपनी बेटी से पूछा था क्या वह राजी है ना। भाभी ने बताया कि जाहिर है, वह अंदर दूसरे कमरे में गई थी। फिर पूर्णिमा चाय बनाकर लाई। मैंने उसे मुबारकबाद दी तो वह खामोश रही। मतलब माँ बेटी के बीच अंदर में बातचीत हो चुकी थी और जाहिर है
आंटी ने उससे पूछकर ही तो हाँ करी होगी। मुझे सब सुनकर कुछ सुकून सा मिला। मुझे यह महसूस हो रहा था कि जैसे मैं कोई राजा हूँ, सामने वाली लड़की को जीत गया हूँ। वह मुझे बेचारा सा लड़का लगने लगा था। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सब बातें करने लगे कि कब शादी रखे, यह करेंगे वह करेंगे, और साथ साथ मुझे छेड़ते रहते। अगली सुबह मैं तैयार होकर ऑफिस चला गया। जाते हुए पूर्णिमा के दरवाजे पर नज़र थी कि शायद वह नज़र आ जाए, शायद कहीं मिल जाए, मुझे उसकी मर्जी पता चले। मगर वह मुझे कहीं नज़र नहीं आई। दिन गुजरते जा रहे थे। फिर एक दिन सबने तय किया कि अब उसकी माँ से शादी की तारीख मांग ली जाए। मामला यूं लटकाए रखना ठीक नहीं है। सबने फैसला किया कि आज शाम माँ और भाभी जाकर पूर्णिमा की माँ से शादी की तारीख पक्की कराएंगे। भाभी ने जाकर उनकी माँ को बता दिया था कि आज शाम हम तारीख पक्की करने आ रहे हैं। उन्हें भी कोई ऐतराज़ ना था। सब बहुत खुश थे। शाम को माँ और भाभी उसके घर तारीख पक्की करने गए। हम सभी इंतजार में थे कि कब वह तारीख लेकर आए और पता चले कि कब की तारीख मिली है। फिर हम लोग तैयारी शुरू करते। मुझे भी बेचैनी थी। कुछ घंटे बाद माँ और भाभी घर वापस आई। सब उनके आसपास जमा हो गए। उनसे जानने लगे। पता चला कि 15 दिन बाद की तारीख पक्की हुई है। सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, मिठाई मंगवाई और हम सब ने मुँह मीठा किया। मैं उस दिन बहुत खुश था। घर में भी खुशी का माहौल था। सब शॉपिंग की लिस्ट तैयार करने लगे, अपने अपने कपड़ों की बातें करने लगे, तैयारी के प्रोग्राम बनने लगे। सबने सोचा कल से शॉपिंग के लिए जाएंगे। लिस्ट तैयार होने लगी। अब मैं भी बेफिक्र हो चुका था और पूरे ध्यान से अपनी जॉब करने लगा। मैं भी पूरे मन लगाकर काम करने लगा ताकि मैं अपने बॉस के सामने एक अच्छा मुकाम बना सकूं। उस दिन के बाद से पूर्णिमा मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मैंने बहुत कोशिश की मगर उसे देखने में नाकाम रहा। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था कि उसका नाम मेरे नाम से जुड़ने वाला था। घर वाले घर की सजावट और ख़रीदारियाँ करने में मसरूफ़ थे। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। हम सबके अंदर जैसे एक हलचल सी हो गई थी। वक्त गुजरने का पता ही ना चला। वह दिन भी करीब आ गया। मेरे लिए शेरवानी पसंद की गई। दुल्हन के कपड़े तैयार हो रहे थे। घर की सजावट का सामान इकट्ठा किया जा रहा था। सबके चेहरे पर एक रौनक सी थी। घर में एक हलचल सी मची हुई थी। बड़े मज़े के दिन थे। हम सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। भाभी और बहनें शॉपिंग करती और रात को कामों से फ्री होकर ढोलक लेकर बैठ जाती। बीच में बैठकर खूब गाने गाए जाते। मैं भी उन गानों में शामिल हो जाता था। भाभी छेड़छाड़ भी करती। शरारत साथ साथ हंसी मजाक चलता रहता। सब खुशियां में मग्न थे। मेहंदी वाले दिन मेरे हाथों पर मेहंदी लगाई गई। घर में खूब रौनक लगा हुआ था। रात के 12 बज चुके थे मगर कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक गाना चल रहा था। माँ बार बार खाना खाने के लिए आवाज़ लगाती मगर किसी को भी खाने का होश न था। सब अपने में मगन थे। सुबह मुझे दूल्हा बनना था, वह भी अपनी पसंद की लड़की का। यह ख्याल ही मुझे बड़ी खुशी दे रही थी। सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। आधी रात के बाद पता नहीं कौन सा वक्त था। तब माँ की डांट खाने के बाद सब खाना खाने गए ताकि सुबह के फंक्शन की तैयारी के लिए फिर जल्दी से उठ सके। आज शादी थी। सब तैयारी पूरी हो गई थी। मैं बाहर निकलकर पूर्णिमा के घर जाना चाहा। मुझे लगा वहाँ पूरी खामोशी है। वह क्यों भला? उसके घर में तो किसी ने कोई तैयारी नहीं की। फिर सोचा कि 2 दिन पहले जाकर कपड़े दिए थे। सब ठीक था, खुश थे उनके घर वाले भी। मैंने भाभी से कहा कि पता करे सब तैयारी हो गई है, बारात उनकी तरफ कितनी देर में आएगा, क्या वह तैयार है? भाभी ने कहा अभी देखती हूँ। मैं शेरवानी पहनकर तैयार हो चुका था। भाभी पूर्णिमा के घर चली गई। घर वाले सब जाने के लिए तैयार हो चुके थे। एक खुशी का माहौल था। सब मिलकर कामों में हिस्सा ले रहे थे। बस बारात जाने का इंतजार था जहाँ उन्होंने इंतजाम कर रखा था। मेरी भाभी उसके घर से वापस आ गई। मैंने देखा कि उनके चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी। जिस खुशी से वह गई थी वापस आकर उनकी खुशी गायब थी। अजीब सी फिक्र दिखाई दे रही थी उनके चेहरे पर। माँ ने भाभी से पूछा क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैं भी करीब पहुंच चुका था और भाभी से पूछने लगा क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? भाभी बस खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी। माँ ने फिर उनसे इस खामोशी की वजह पूछी। वह बोली माँ, जब मैं लड़की वालों के घर गई थी तो पूर्णिमा की माँ रो रही थी। उनकी बहन भाई उनके पास ही बैठे थे। सब बहुत परेशान थे। मैंने हर तरफ देखा। पहले तो मैं समझ बैठी कि जुदाई में ऐसा है। जब मैंने हौसला और दिलासा दिया तो उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिया। मैं बहुत हैरान हुई और उनसे पूछा कि आंटी आप क्या कर रही हैं, बताइए तो सही हुआ क्या है? तब वह कांपती आवाज़ में बोली कि पूर्णिमा शादी से खुश नहीं थी। हालांकि मैंने पूछा था तो वह खामोश रही।
सिर्फ इतना कहा था कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है। मगर उसके पापा ने समझाया था कि अभी नहीं तो जब भी करनी है करनी तो है, लोग अच्छे हैं और देखे भले हैं। तब वह खामोश हो गई थी। हम समझे कि राजी हो जाएगी, लेकिन रात को न जाने वह घर से कहाँ चली गई। हमारे मुंह पर कालिख मल गई। आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, यह कहकर वह बेहोश हो गई। उनकी बहन ने पानी के छींटे मारते हुए उन्हें होश में लाया। यह सुनना था कि मेरी माँ सोफे पर गिर गई। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन तो पहले ही निकल चुकी थी। भाभी की कहानी सुनकर, ऊपर से माँ की हालत देखकर मैं और परेशान हो गया था। यह सब क्या है? मेरे ही साथ यह क्यों हो रहा था? मैं अंदर ही अंदर रो रहा था। सबने माँ को उठाकर बिस्तर पर लिटाया, पानी पिलाया। जिस घर में थोड़ी देर पहले खुशियाँ नाच रही थी, वहाँ गम के सारे मंजर आने लगे थे। बेचैनी सबके चेहरे पर छा गई थी। मैं अपने कमरे में सर पकड़कर बैठ गया। मेरा दिल चाह रहा था जोर जोर से चीखूं और अपने दिल के सारे दर्द निकाल दूं। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वह पहले ही इनकार कर देती तो यूं मेरी बदनामी नहीं होती। अब क्या होगा? सारे मेहमान आ चुके हैं। मेरे होश उड़ चुके थे। सब लोग आते और मुझे हौसला देकर चले जाते। ना जाने कितने घंटे इसी तरह गुजर गए। कुछ देर बाद माँ मेरे कमरे में आई। मैं उन्हें देखकर खड़ा हो गया। वह बहुत परेशान लग रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू साफ किया। माँ ने मुझे सीने से लगाया। मैं छोटे बच्चों की तरह माँ के सीने से लगकर खूब रोया। मेरे दिल का खून हुआ था। माँ ने बिस्तर पर मुझे अपने पास बिठाया और हौसला दिया और उन्होंने इस परेशानी का हल बताया। यह सुनकर मेरा तो सर घूम गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। माँ ने कहा, सारे मेहमान आ चुके हैं और तमाशा करने से बेहतर है तुम मेरी सहेली की बेटी से शादी कर लो। सबके मुंह बंद करने का एक यही रास्ता है। या तो लोगों के सामने अपनी माँ का तमाशा बनवा लो या खामोशी से उससे शादी कर लो। इसी में सबकी भलाई है। मैंने कहा, मगर माँ, वह बहुत छोटी है और अभी मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो। माँ ने कहा, किस बात की मोहलत दूँ? तुम्हारी पसंद पर हम सबने खामोशी से सर झुकाया। तुम्हारे कहने पर उसके घर रिश्ता लेकर गए। तुम्हारी पसंद पर कोई ऐतराज नहीं किया। अब अगर ऊपर वाले को यह नहीं मंजूर था तो बेहतर इसी में है कि तुम भी खामोशी से मेरी बात मान लो, जैसे हमने मानी थी। वह एक ऐसी लड़की थी जिसने अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया। उसके बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी है। जो माँ बाप की ना हो सकी वह किसी और की क्या होगी? बस अब मेरी और परेशानी मत बढ़ाओ। अब अगर तुमने इनकार किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। माँ यह क्या कहने लग गई? नहीं नहीं माँ, ऐसी बातें ना करो। ऊपर वाला आपको मेरी भी उम्र लगा दे। मुझे आपकी ज़िंदगी से प्यारी कोई चीज़ नहीं। मेरी हर खुशी कुर्बान है। मैं तड़प कर माँ के कदमों में बैठते हुए कहा, आप जैसा कहोगी वैसा ही होगा। और मैंने अपना सर माँ की गोद में रख दिया। माँ ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और प्यार से बोली, एक धोखेबाज लड़की के पीछे खुद को बर्बाद नहीं करना। जिंदगी में बहुत कुछ होता है। उसने किसी की इज्जत की परवाह नहीं की। तुम भी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, सब कुछ भला होगा। मैंने अपने आंसू साफ करते हुए माँ की बातों में हाँ मिला दिया। घर के खास लोगों को प्लान बता दिया गया। भाभी और बहनों ने बात संभाली। बुझे हुए चेहरे के साथ और भारी कदमों के साथ मैं गाड़ी में बैठ गया। सजी हुई गाड़ी अब वीरान लग रही थी। मेरी शादी हो गई। कैसे हुआ, क्या हुआ, अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस माँ को दिया हुआ वादा निभा रहा था। अपनी सोच में इतना गुम था कि पता ही नहीं चला कब दुल्हन लेकर मैं वापस आ गया। मुझे सब एक भयानक ख्वाब लग रहा था। बारात गई थी और दुल्हन भी आई, मगर सब एक मजबूरी में किया गया था। बुझे दिल के साथ सब घर वालों को जो करना था वह कर दिया। लोगों का मुंह बंद करने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए मजबूरी में शादी हुई थी। मैं सोफे पर किसी लाश की तरह गिर गया। सब मेरी हालत अच्छी तरह से समझ रहे थे। जिस शख्स की होने वाली बीवी घर से भाग जाए, उसके मुंह पर जो तमाचा पड़ता है और जो बेइज्जती होती है, वह शायद ही कोई समझ सकता है। जिंदगी बेमकसद सी हो जाती है। यूं लगता है कि हर देखने वाली नजरें इस आदमी पर हंस रही है। मैं सर पकड़े अपने ख्यालों में बैठा था। उस लम्हे मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वह हाथ माँ का था। माँ ने कहा, बेटा कुछ खा लो। वहाँ भी कुछ नहीं खाया। माँ को मेरी परेशानी का अंदाजा था। उन्हें पता था मैं भूखा हूँ। माँ भी क्या चीज़ होती है, बिना कुछ कहे सब समझ जाती है। चलो उठो, खाना लगा दिया है, कुछ खा लो। माँ ने प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। मगर माँ भूख नहीं है, मैंने हाथ चूमते हुए कहा। माँ के लिए थोड़ा सा खा लो बेटा, मुझे तसल्ली हो जाएगी। माँ के खातिर तो मैं कुछ भी कर सकता था। मैंने बहुत मुश्किल से थोड़ा सा खाना खाया।
भाभी ने कहा, जाओ अब अपने कमरे में, जो भी है वह आपकी बीवी है, आपकी जिम्मेदारी है। माँ ने भी यही कहा। किसी हारे हुए इंसान की तरह मैं अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। मुझे एक उम्र गुजर गई थी उस कमरे में, जिस कमरे के बगैर मुझे नींद नहीं आती थी। आज वही कमरा मेरे लिए घुटन साबित हो रहा था, अजनबी लग रहा था। उस कमरे में मेरा जाने को दिल नहीं था, लेकिन क्या करता, मजबूरन जाना पड़ा। मुझसे कमरे का दरवाज़ा खोलकर नज़र उठाकर देखने की भी हिम्मत ना थी। भारी मन के साथ जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। नज़रें मुझसे उठाई नहीं जा रही थी। दिल पर एक बोझ था, और यह भी कि माँ की सहेली की बेटी बहुत छोटी है। मैंने जूते उतारे, एक साइड पर रखकर शेरवानी उतारने लगा। यूं ही मेरी नज़रें अपनी नई दुल्हन पर पड़ी। यह देखकर मैं हैरान रह गया कि वह बेड पर मज़े से सो रही है। वह सोते हुए एक मासूम सी बच्ची लग रही थी। मैं सोचने लगा कि इसके साथ जुल्म किया गया है। क्या मेरे घर वालों ने इससे इसकी मर्जी पूछी थी? क्या यह मेरी बीवी बनकर रह सकती है, या मैं इसे बीवी का दर्जा दे सकता हूँ? मैं बिस्तर पर लेटकर यह सब सोच रहा था। पता ही नहीं चला कब नींद आई और मैं एक अंधेरे में खो गया। सुबह हुई तो मैं अचानक चौंक कर एकदम सीधा होकर बैठ गया, क्योंकि मेरी ज़बरदस्ती की बीवी मेरे करीब बैठी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे बिल्कुल भी उससे इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैं तो उसे नासमझ समझकर टाल रहा था। मुझे अचानक सीधा बैठा देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहने लगी, आप डर गए ना? नहीं नहीं, डरना किस बात का? मैंने गला साफ करते हुए आराम से कहा। आप रात को बहुत देर से कमरे में आए थे, उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। मैं उसकी हरकत से एकदम चौंक गया। मेरे माथे पर पसीना चमकने लगा। मैं जिसे छोटी और मासूम समझ रहा था, वह इतनी भी मासूम नहीं थी। हाँ, कुछ देर हो गई थी। मैंने हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम सो रही थी? जी, मुझे जल्दी नींद आ जाती है। आप मुझे उठा देते? उसने मुस्कुराकर मुझसे कहा। मैं उसकी इस बात से हैरान था। नहीं, मैं थका हुआ था। ये कहते हुए मैं उठा और फ्रेश होने चला गया। मेरा इस कमरे में एक मिनट भी रुकने को दिल नहीं कर रहा था। मैं निकला और कमरे से बाहर जाने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? उसने मासूम अंदाज में सवाल किया। नहीं नहीं, अभी आता हूँ। यह कहकर मैं टीवी देखने बैठ गया और सोचने लगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। क्या पूर्णिमा उस लड़के को पसंद करती थी? मुझे यह सवाल सता रहे थे। मैंने देखा अभी सब सो रहे थे और माँ अपनी चाय बनाकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं आराम से उठकर बाहर निकल गया। पूर्णिमा के घर की तरफ देखने की ख्वाहिश मर चुकी थी। उस लड़के के बारे में पता करना चाहता था। मैंने जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाया। 3-4 बार ऐसा करने के बाद एक शख्स बाहर आया। उसने पूछा, आप कौन हैं? तो मैंने कहा, मैं राघव के ऑफिस से हूँ, कुछ काम था इसलिए आया हूँ। मैंने देखा उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसकी परेशानी मैंने भांप ली। उसने फिर कहा कि वो किसी काम से शहर से बाहर चला गया है, कोई ज़रूरी काम था। मैंने कहा, अच्छा, कब तक आएगा? इसका तो मुझे पता नहीं कब आएगा, जब आएगा तो बता दूंगा। और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर चला गया। मैं दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़ा था। मुझे अंदर से आवाज़ आने लगी। अब उसके ऑफिस से पूछने आए हैं। कल मोहल्ले वालों को पता चलेगा हमारे बेटे का कारनामा। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। कमबख्त बता देता, इज्जत से उसका रिश्ता मांग लेते। उस लड़की के घर वालों के मुंह पर भी कालिख पोत दी और हमें भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं खड़ा सब सुन रहा था। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था। यानी वह दोनों सच में भागे थे। मुझे उस दिन समझ जाना चाहिए था और उनके बीच नहीं आना चाहिए था। इस बदनामी से बेहतर था मैं अपनी एक तरफा मोहब्बत का गला घोट देता। 2 घर टूटने से बच जाते। मेरा घर तो ना चाहते हुए भी बस गया था, मगर दिल टूट चुका था। मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, फिर अपने वजूद का बोझ उठाए वापस घर आ गया। माँ ने मुझे बाहर से आते देखा तो हैरान हुई। तुम कब बाहर गए थे और तबीयत ठीक नहीं है क्या? उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि माँ, ऐसे ही गया था। मैं वही सोफे पर लेट गया। मेरे दिमाग में राघव के घर में होने वाली बातें गूंज रही थी। मैं सोचने लगा, इसका मतलब वह दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और मेरे साथ रिश्ता होने पर दोनों ने भाग जाना सही समझा। उसने कितना भयानक कदम उठाया। उन दोनों ने क्यों ऐसा किया? अगर पूर्णिमा अपनी माँ को अपनी पसंद बता देती तो यह सब नहीं होता। क्या यह सब मेरी वजह से हुआ? अगर उनकी सच्ची मोहब्बत थी तो मैं रास्ते से हट जाता, सबके घर वालों को परेशानी से बचा लेता। एक बार वह कहती तो। लेकिन क्या मोहब्बत इतनी खुदगर्ज होती है या बेवकूफ़? क्यों सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है? मोहब्बत जज्बाती हो सकती है, मगर सच्ची मोहब्बत अपनों को दुख नहीं देती। यह क्या किया तुम दोनों ने? तभी माँ मेरे कमरे से बाहर आई और सीधा मेरे पास आकर बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे?
सर दर्द है क्या? लाओ मैं दवा दूं। माँ ने बड़े प्यार से सर पर हाथ रखा। नहीं माँ, जाओ आप आराम करो, मैं दवाई खा लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। माँ ने मेरा माथा चूम लिया और चली गई। मैं पछतावे की आग में जल रहा था, मगर अब क्या हो सकता था। इस समझौते की ज़िंदगी को अब खामोशी से गुजारनी थी।